हेलो। 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 हेलो एवरीवन। हाँ, ठीक है, थैंक यू।
आप सभी लोगों को मैं संदीप दुबे स्वागत करता हूं एनसीडीएक्स के एक वेबिनार में। कुछ और लोग ज्वाइन करने वाले हैं। हम लोग एक 5 मिनट्स में फिर से स्टार्ट करेंगे। एक 5 मिनट्स वेट करते हैं बस। आप सभी प्रतिभागियों को मैं संदीप दुबे एनसीडीएक्स की ओर से कमोडिटी स्प्रेड ट्रेडिंग में के इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे कमोडिटी स्प्रेड ट्रेडिंग क्या होता है। एक सेकेंड सर।
ओके, सॉरी, फिर से शुरू करते हैं। आप सभी प्रतिभागियों को मैं संदीप दुबे एनसीडीएक्स की ओर से एक कमोडिटी स्प्रेड ट्रेडिंग में स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग कमोडिटी स्प्रेड ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे और इस वेबिनार के दौरान आप सभी को मैं ये बता दूं कि आप व्यू ओनली मोड में रहेंगे और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो Q&A सेक्शन में अपने क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए। हम लोग वेबिनार के अंत में हम लोग एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं कि कमोडिटी स्प्रेड ट्रेडिंग होता क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है, ये कैसे किया जाता है और और हम लोग जानेंगे कि कमोडिटी में ट्रेडिंग करने के लिए डू एंड डोंट्स क्या क्या है, किस तरह से अकाउंट ओपनिंग करनी चाहिए और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जब अकाउंट ओपन करना पड़ता है कमोडिटी अकाउंट। तो ये जानते हैं कमोडिटी स्प्रेड ट्रेडिंग के बारे में। शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर कैलेंडर स्प्रेड्स, a strategy that consists of buying selling future contracts with different expiry month together as one position। इसका मतलब ये है कि मैं थोड़ा एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ। ये जब हम लोग कमोडिटी का स्क्रीन देखते हो आप, तब आपको कोई भी वायदे के 3 कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देते हैं जिसको हम लोग नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ कहते हैं। तो ठीक है, जब एक कॉन्ट्रैक्ट 3 कॉन्ट्रैक्ट नियर और इनका प्राइजेस में जो डिफरेंस होता है, जैसे नियर मंथ का प्राइस कुछ अलग रहेगा और नेक्स्ट मंथ का अलग रहेगा और फार मंथ का अलग रहेगा। तो ये जो प्राइस के अंदर का जो डिफरेंस है वो नियर मंथ के प्राइस और फार नेक्स्ट मंथ का प्राइस का जो डिफरेंस है उसको हम लोग स्प्रेड कहते हैं। बेसिकली ये जो स्प्रेड अंडरलाइन जो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली मूव होता है। तो ये कमोडिटी स्प्रेड है। तो एक मंथ और दूसरे मंथ का डिफरेंस, बेसिकली स्प्रेड के अंदर एक वायदे में दो दो डिफरेंट एक्सपायरीज होते हैं और उसका दोनों के एक्सपायरी के प्राइस के बीच में का प्राइस जो होता है उसको हम लोग स्प्रेड कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल के लिए से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोया रिफाइन ऑयल है, उसके 3 एक्सपायरीज है, जैसे दिसंबर, जनवरी और फरवरी। और ये 3 एक्सपायरी को हम लोग कहते हैं कि नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ। और इन तीनों का प्राइस अलग अलग होता है एंड देन उसके प्राइस में डिफरेंसेस होते हैं, तो जिसको हम लोग स्प्रेड कहते हैं। और ये जो प्राइजेस, जैसे अंडरलाइंग दिसंबर का वायदा वो किसी भी डिमांड एंड सप्लाई के कारण, फैक्टर्स के कारण ऊपर नीचे जब भी होता है, तो वैसे ही स्प्रेड भी उसके अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे होते रहता है, जैसे वोलेटिलिटी दोनों में रहती है। ठीक है, और इसका मेन बेनिफिट यही है कि जैसे हम लोग प्राइस में वेरिएशन जैसे अंडरलाइंग में होता है वैसे ही नियर मंथ और नेक्स्ट मंथ में होता है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रेंड व्यू, जैसे प्रोडक्ट के अंदर हम लोग एक सिंगल डायरेक्शनल व्यू बना करके चलते हैं। जैसे हम लोगों ने बाई कर लिया तो या फिर मार्केट ऊपर जाएगा और उसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं बिना कवर, उसको बिना कवर किए, बिना यानी ओपन नेकेड पोजीशन ले लेते हैं। बट उसको उसके अंदर रिस्क ज़्यादा है क्योंकि वो एक सिंगल व्यू बना करके एक सिंगल लेग में हम लोग को पोजीशन लेने पर वो एक ही डायरेक्शन में गया, तब बहुत रिस्की है कॉन्ट्रैक्ट। बट वेर एज हम लोग अगर स्प्रेड में ट्रेड करते हैं तो सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है जुलाई एंड नवंबर स्प्रेड का, द बाइंग जुलाई फ्यूचर्स वाइल साइमल्टेनियसली सेलिंग नवंबर फ्यूचर्स, और या फिर वाइस वर्सा, in order to take the advantage of changes in the relationship between the two contract month। मतलब दो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो प्राइस वेरिएशन है उसको एडवांटेज लेने के लिए हम लोग ये स्प्रेड ट्रेडिंग बनाते हैं, स्प्रेड ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे कि किस
टाइप्स ऑफ स्प्रेड ट्रेडिंग होता है। देखिए फ्यूचर कैलेंडर स्प्रेड्स में दो तरह के स्प्रेड्स बनाए जा सकते हैं। पहले तो एक बुल स्प्रेड और बेयर स्प्रेड, जिसको हम लोग बाई स्प्रेड या फिर सेल स्प्रेड भी कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग बुल स्प्रेड की बात करेंगे तो इसमें बाई फार मंथ एंड सेल नियर मंथ, और सेल बियर स्प्रेड की बात करेंगे यानी सेल स्प्रेड की बात करेंगे तो बाई नियर मंथ और सेल फार मंथ। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या है, बेसिकली हम लोग उसको करना क्यों चाहते हैं और इससे क्या फायदे होते हैं। पहली बात तो देखिए, जैसे हम लोग स्प्रेड में जब ट्रेडिंग ये स्ट्रैटेजी हम लोग एप्लीकेबल करना चाहते हैं, तब इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट होता है कि इसके अंदर वोलेटिलिटी कम होती है। वेयर एज अंडरलाइंग एक सिंगल डायरेक्शन में आप ट्रेड करोगे तो जिसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और या फिर बाइंग पोजीशन ले लो या सेलिंग पोजीशन ले लो, एक डायरेक्शनल व्यू अगर आप एक सिंगल लेग बना करके चलोगे तो उसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। बट वेयर एज आप स्प्रेड पोजीशन लोगे, जो कि हम लोगों ने पहले का स्लाइड में सीखा था, जैसे एक कमोडिटी में टू डिफरेंट एक्सपायरीज में आप दोनों के बीच के प्राइस का डिफरेंस में आप जब ट्रेड करते हो तो उसमें वोलेटिलिटी कम होती है, ताकि हम लोग एक पोजीशन बनाते हैं दो डिफरेंट वायदों में। जैसे एक में बाई किया और दूसरे में सेल कर दिया, तो हम लोगों ने एक ही पोजीशन बनाया बट दो अलग एक्सपायरीज में, उसको स्प्रेड किया जाता है। तो इसमें वोलेटिलिटी कम होती है। पहले बेसिकली फर्स्ट रीजन ये है। सेकंड, लेस वोलेटिलिटी, देयर आर लेस मार्जिन। देखिए, जब हम लोग एक पोजीशन बना रहे हैं दो अलग अलग एक्सपायरीज में, तो एक ही पोजीशन का मार्जिन लगेगा अपने को, बिकॉज इसमें वोलेटिलिटी कम होती है एंड रिस्क भी कम होता है इसी कारणवश। एंड देन उसके बाद में जब हम लोग एक वही उससे कंपैरिजन करेंगे, तो अगर हम लोग एक ही सिंगल डायरेक्शनल स्प्रेड डायरेक्शनल एक ही लेग का पोजीशन लेते हैं, जैसे हम लोग फ्यूचर में एक बाइंग या सेलिंग पोजीशन ले लिया, तो तब क्या होगा, स्प्रेड गेन एक तो दोनों में का एक फुल मार्जिन लगेगा अपने को, जो कि वेरेज स्प्रेड में ऐसे नहीं लगता है। दोनों दो एक में बाइंग कर रहे हो और दूसरे में सेल कर रहे हो तो आपको मार्जिन एक ही का लगेगा। ये सबसे ज़्यादा ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है। और एक लेस वोलेटिलिटी रहेगी, रिस्क भी कम रहेगा। वेयर एक डायरेक्शनल में आपको मार्जिन एक ही रहेगा लेकिन पोजीशन भी एक ही रहेगी, बट वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, रिस्क ज़्यादा रहेगा आपको, क्योंकि आपने एक ही लेग बनाया है, दूसरा लेग क्रिएट नहीं किया है, और दूसरे लेग को पहले लेग को आपने कवर नहीं किया है बेसिकली। तो अब थोड़ा टाइप्स ऑफ फ्यूचर कैलेंडर स्प्रेड्स के बारे में जानेंगे। अब देखिए, इंटर कमोडिटी कैलेंडर स्प्रेड होता है बाइंग ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड साइमल्टेनियसली सेलिंग अनदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन द सेम कमोडिटी विद डिफरेंट एक्सपायरी। जैसे हम लोगों ने पहले एग्जांपल लिया था, जैसे सोया रिफाइंड का ही, तो हम लोगों ने बाइंग एक दिसंबर का, फॉर एग्जांपल 22 तारीख की भी बात करेंगे, तो हम लोग एक फर्स्ट एक्सपायरी का बाई किया और सेकंड एक्सपायरी को सेल कर दिया। तो हम लोगों ने एक क्या किया, ये इंट्रा कमोडिटी कैलेंडर स्प्रेड किया हम लोगों ने। ठीक है, एक ही कमोडिटी में दो डिफरेंट एक्सपायरीज में, और हम लोग उसके प्राइस डिफरेंस में अब एक में बाइंग पोजीशन लिया, एक में सेलिंग पोजीशन लिया, एक दो लेग क्रिएट किए, और लेकिन एक ही पोजीशन बनाया, दो लेग क्रिएट करे एक, यानी हम लोगों ने क्या किया, एक लेग को एक पीछे दूसरा लेग क्रिएट किया, ताकि हम लोगों ने यहाँ पे एक हेजिंग किया। बेसिकली ये हेजिंग कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट लेग को कवर करने के लिए सेकेंड लेग कर रहे हैं, एक में अपोजिट पोजीशन बना रहे हैं। ठीक है, अब ये एक टाइप ऑफ हो गया। एंड दूसरा, इंटर कमोडिटी कैलेंडर स्प्रेड, buying a commodity contract and simultaneously selling a future contract in different commodities with different expiry। फॉर एग्जाम्पल इसका बाई प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब गवार सीड एंड गवार गम, ठीक है, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। उसी तरह से सोयाबीन एंड सोया रिफाइंड ऑयल, एक में एक कॉन्ट्रैक्ट में आपने बाई कर लिया, सपोज दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में सोया रिफाइन के बाई कर लिया, और वैसे ही जुलाई कॉन्ट्रैक्ट के
या फिर कोई आगे वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने सेल कर दिया, तो एक ही कमोडिटी में टू डिफरेंट, एक दो दो अलग कमोडिटी में टू डिफरेंट एक्सपायरीज में आपने बाइंग, एक में बाइंग बनाया, एक में सेलिंग किया। यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, आप हेज कर रहे हो, बट बाई प्रोडक्ट्स में, और जो कि बाई प्रोडक्ट्स जिसका अंडरलाइंग एक ही तरह से मूवमेंट होता है, इसमें प्राइजेस मूवमेंट जैसे होते हैं और उसी में भी वैसे होते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्प्रेड ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये स्प्रेड एक और किन किन तरह से किया जा सकता है, जैसे रेंज ट्रेडिंग में भी किया जा सकता है, राइट। बाइंग नियर द बॉटम ऑफ द रेंज, लाइक सपोर्ट पे बाई कर लिया और सेलिंग से रेसिस्टेंस पे सेल कर दिया, तो इस तरह से ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी हो सकता है। जैसे स्प्रेड ब्रेकआउट हो गया तो हम लोग ने मार्केट इज एक्सपेक्ट, एक ही ट्रेंड, सपोज अपना स्प्रेड ब्रेकआउट हो गया, सपोज एक ही बाइंग, एक में बाइंग किया और दूसरे में सेलिंग किया कॉन्ट्रैक्ट्स में, दूसरे डिफरेंट एक्सपायरीज में, और वो एक ट्रेंड जा रहा है तो स्प्रेड एक लेग ब्रेक हो गया, तो समझ लेना चाहिए कि मार्केट एक डायरेक्शनल व्यू लेकर के चले गया। ऐसा होता है कई बार बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द अंडरलाइंग। सपोज फॉर एग्जांपल ये अराइवल ज़्यादा आ गई, या फिर कोई मार्केट में ऐसे न्यूज़ आ गया, या फिर कोई गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट चालू कर दी, या फिर अराइवल ज़्यादा आ गए, तो एक ही डायरेक्शनल पकड़ लेता है मार्केट, तो उसी हिसाब से चलता रहता है, तो वो अपना स्प्रेड ट्रेडिंग एक लेग ब्रेक हो जाता है वहाँ पे, तो ऐसे उसको ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी कहते हैं। एंड देन उसके बाद स्केल ट्रेडिंग, बाइंग लो एंड सेलिंग एट हाई। फिर इसके अंदर टेक्निकल भी इंडिकेटर्स भी बहुत अच्छे से काम करते हैं, जैसे कि इचिमिको हो गया, और एमएकडी हो गया, आरएसआई हो गया, और डायरेक्शनल ट्रेंड हो गया। बहुत सारे इंडिकेटर्स है जो स्प्रेड में है, जो हम लोग को स्प्रेड का इंडिकेशन भी देते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ स्प्रेड करना चाहिए, बाई करना चाहिए या बुल करना चाहिए। इसके साथ में हमको फंडामेंटल इंफॉर्मेशन भी साथ में रख करके काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं दूंगा तो ये कॉमन एग्जांपल है, अगर आप जैसे इंट्रा कमोडिटी स्प्रेड्स का, जैसे अब ब्रेंट क्रूड वर्सेस डब्ल्यूटीआई क्रूड, और वाइट शुगर वर्सेस न्यूयॉर्क शुगर, तो इस तरह से आप लोग दो डिफरेंट कमोडिटीज में, बट जो कि बाई प्रोडक्ट है, और उसमें आप स्प्रेड बना सकते हो जो कि कोरिलेटेड है, एक दूसरे के प्राइजेस एक दूसरे से कोरिलेटेड रहना, उसी में ही स्प्रेड ट्रेडिंग कर पा सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलेंगे कि एडवांटेज ऑफ स्प्रेड ट्रेडिंग क्या होता है। स्प्रेड ट्रेड एलिमिनेट्स द लेग रिस्क फॉर स्प्रेड ट्रेडर्स। ठीक है, ये इसमें जो रिस्क, एक रिस्क होता है वो स्प्रेड ट्रेडिंग से कम हो जाता है, यानी लेस रिस्क स्प्रेड ट्रेडिंग है। ठीक है, स्प्रेड इज वेरी इजी टू ट्रेड। आपको ये प्रेडिक्ट, इसका ट्रेंड भी प्रेडिक्शन करने के लिए इजी हो जाता है। इसमें ट्रेडिंग करने के लिए एक ही पोजीशन बना रहे हो, एक ही बार मार्जिन पे कर रहे हो, लेकिन दो लेग क्रिएट कर रहे हो, एक में बाई, एक एक्सपायरी में बाई और एक एक्सपायरी में सेल ऑफ द सेम कमोडिटी में। तो इस तरह से आपको इजीली एक कमोडिटी को ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, और इसमें ट्रांसपेरेंसी भी काफ़ी अच्छी रहती है। इजीली आप ट्रेड कर अपना ट्रेड देख सकते हो, स्प्रेड ट्रेडिंग कैसे चल रहा है देख सकते हो, एंड देन इजी रोल ओवर भी कर सकते हो। रोल ओवर के लिए भी ये काफ़ी इजी है, एंड इसमें एनालिसिस एंड प्रिडिक्टेबल कंसिडर लेस रिस्की एज इट इज लेस वोलेटाइल, क्योंकि हम लोगों ने एक ही पोजीशन बनाया बट दो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट में बनाया, और सिर्फ हम लोग वो एक अंडरलाइन को फॉलो करके उसका ट्रेंड पता कर लिए, तो जो कि लेस रिस्की है, लेस वोलेटाइल है, और एनालाइज करने के लिए भी इजी हो जाता है। हमको प्रेडिक्टेबल होता है कि भाई एक बार अंडरलाइन नीचे गए तो स्प्रेड भी को भी इम्पैक्ट करेगा, या अंडरलाइन ऊपर गया तो स्प्रेड भी इम्पैक्ट होगा। तो हम लोग को एक कमोडिटी को ट्रैक करने के लिए आसान हो जाता है जब हम लोग स्प्रेड ट्रेडिंग करते हैं। और लोअर मार्जिन होता है इसमें, एक पोजीशन लेकर के आप आराम दो लेग क्रिएट करके एक पोजीशन का मार्जिन बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अभी। तो क्या क्या फैक्टर्स है जो कि स्प्रेड ट्रेडिंग को इम्पैक्ट करते हैं, अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये सप्लाई एंड डिमांड।
पहले तो ये स्प्रेड ट्रेडिंग को सप्लाई एंड डिमांड काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, और हमको ट्रेड करने के पहले इसके लिए जो भी अंडरलाइंग कमोडिटी है उसके बारे में, इसके सप्लाई क्या है, डिमांड कहाँ है, कहाँ से डिमांड आ रहा है, एक्सपोर्ट डिमांड है या इंपोर्ट डिमांड है, या फिर डोमेस्टिक डिमांड आ रहा है। तो ये सब चीज़ें पता करनी ज़रूरी है। सप्लाई कितना है मार्केट में, आगे चल कर के कोई ज़्यादा माल अराइवल आने वाला है, ये सब चीज़ें फैक्टर्स को हम लोग ध्यान में रख करके स्प्रेड ट्रेडिंग बना सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ कैरी, जो भी हम लोग स्प्रेड ट्रेडिंग बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट को एक मंथ से दूसरे मंथ के बीच में जो भी कैरी हो करने के लिए, उसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस होता है पहले तो, एंड दूसरा इंटरेस्ट एंड स्टोरेज ऑफ फिजिकल गुड्स होता है, एंड देन फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग द कॉस्ट। तो ये 3-4 चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी अगर वेरिएशन आ जाता है, जैसे इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गया, या फिर इंटरेस्ट बढ़ गया, या फिर वेरोस चार्जेस बढ़ गए, या फिर इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ गया या कम हो गया, तो ये कैरिंग में कॉस्ट हो गया, तो वो अपने स्प्रेड रेट के ऊपर भी, स्ट्रैटेजी के ऊपर भी ये इम्पैक्ट गिरता है। सेकेंड थिंग, स्टॉक पोजीशन इन द एक्सचेंज इकोसिस्टम, जो भी ट्रेंड होता है, जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन प्राइस इंटर इन्वेंटरी डिपेंडिंग अपॉन द स्टॉक पोजीशन इन द वेयर हाउस। जैसे स्टॉक एनसीडीएक्स के अंदर जो भी स्टॉक पोजीशन दिखाते हैं एनसीडीएक्स के वेबसाइट के ऊपर, तब एनसीडीएक्स आई मीन एनसीसीएल के वेबसाइट के ऊपर भी, तब जाकर तब उसको वो एवरीडे स्टॉक पोजीशन अपडेट होते रहता है, जिसमें आप ये उसको देख करके ये लगा सकते हो कि स्प्रेड ट्रेडिंग उसमें बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, कितना इम्पैक्ट होने वाला है। अगर स्टॉक बढ़ गया तो प्राइजेस थोड़ा कम होंगे, या फिर कम हो गया तो फिर थोड़ा प्राइजेस इंप्रूव होंगे, कौन से मंथ का माल एक्सपायर होने वाला है, कौन से मंथ का माल में एक्सपायरी में माल है, कौन से मंथ में एक्सपायरी के माल नहीं है। तो ये सारे ध्यान रखना पड़ता है अपने को स्प्रेड ट्रेडिंग करने के पहले। फिर इसी तरह से हम लोग हिस्टोरिकल एनालिसिस में लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स या 5 ईयर्स का डेटा हम लोग को निकाल करके स्प्रेड का एनालिसिस भी करके स्प्रेड चार्ट भी बना सकते हैं कि कौन से ईयर में कितना अराइवल आए थे, और क्या क्या इवेंट्स हुए थे उस ईयर में, लास्ट 10 ईयर्स में क्या क्या इवेंट्स हुए थे, कब क्रॉप कम हुई थी, कब क्रॉप ज़्यादा हुई थी, और क्या क्या कैसे तरह से स्प्रेड मूव हुआ था उस टाइम पर। तो ये सारा हिस्टोरिकल डेटा निकाल करके हम लोग स्प्रेड ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जिस जो भी ये फैक्टर इम्पोर्टेंट है स्प्रेड ट्रेडिंग करने के लिए। और फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस तो मेजर रोल प्ले करता है। जैसे फंडामेंटली हम लोग को हर कमोडिटी के बारे में जानना पड़ेगा, जबकि जब भी हम लोग कोई भी पोजीशन बनाते हैं, या फिर स्प्रेड ट्रेडिंग बनाते हैं, या फिर कोई डायरेक्शनल पोजीशन लेते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो उसका प्रोडक्शन कितना है, कितना एक्सपोर्ट होने वाला होता है, और कितना इंपोर्ट होता है, और कितना उसमें क्रॉप एकरेज है, कितना सोइंग हुआ है, कौन से स्टेट में एकरेज बड़ा है, कौन से स्टेट का कम हुआ है, वो वहाँ पे कोई डैमेज तो नहीं हुआ है, या कोई इंफीरियर क्वालिटी गुड्स तो नहीं आ गए मार्केट में। तो इस तरह से ये सारे फंडामेंटल्स तो जानने चाहिए। साथ ही साथ हमको टेक्निकल एनालिसिस का भी सपोर्ट लेना चाहिए। ग्राफ क्या बोलता है, फंडामेंटल तो हम लोग जान लेंगे, लेकिन फंडामेंटल टेक्निकली ग्राफ क्या बोलता है, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू पॉइंट क्या होगा, कि हम लोग आगे चल करके ये इचिमिको या मैकडी के हिसाब से, या आरएसआई लेवल्स क्या बोलते हैं, उसके हिसाब से हम लोग अपना ट्रेंड बना लेते हैं, अपना डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। और क्या क्या इसमें कैलकुलेटिंग द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, द मीन विल गिव ए estimate on how much of the difference is accepted on a day-to-day basis, and at the same time the standard deviation will give a sense of variation in the difference. So use of the standard deviation value and the mean value to calculate the range of the spread. ठीक है, ये मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन भी हम लोग को ध्यान में रख करके स्प्रेड ट्रेडिंग करनी
होती है। एंड देन इम्पोजिशन ऑफ एक्सचेंज मार्जिन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी एक्सपायरी नज़दीक होती है तो या मार्केट में कभी भी इवेंट होता है तो हम लोग ये एक्सचेंज एज एंड व्हेन मार्जिन एप्लीकेबल होते रहता है, तो वो मार्जिन का ऊपर भी ध्यान रखनी चाहिए, ध्यान रखना आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, देखिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे हम लोग, ये स्प्रेड में अपॉर्चुनिटी कब कब कैसे आई है। पिछले 2016, 17, 18, 19, 20 का डेटा यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया है। जैसे सोयाबीन की अगर बात करेंगे, नियर मंथ और मिड मंथ में देखेंगे तो आप यहाँ पे जुलाई और अक्टूबर में बहुत अच्छा सा स्प्रेड बना सकते हो कि बाइंग नियर मंथ और सेलिंग नेक्स्ट मंथ। उसी तरह से यहाँ पे जुलाई, अक्टूबर और नवंबर में। एंड देन उसके बाद रिफाइंड सोया ऑयल की बात करेंगे तो बाइंग सेलिंग नियर मंथ एंड बाइंग नेक्स्ट मंथ। तो वैसे आप ये स्ट्रैटेजी हिस्टोरिकल डेटा निकाल के भी बता सकते हो, और हम लोगों ने यहाँ पे ये नियर मंथ और स्प्रेड का अपॉर्चुनिटी बताने की कोशिश की है, जुलाई और अक्टूबर में कैसे स्प्रेड बना सकते थे हम लोग और उससे क्या प्रॉफिट बना सकते हैं, जो कि 150 से लेकर के -150 से लेकर 50 से लेकर 150 तक का इसमें वेरिएशन दिखाई दिया है। ऊपर में 10 से लेकर के नीचे में -30 तक का वेरिएशन, जो कि रिफाइंड ऑयल में नियर मंथ और मिड मंथ में हम लोग को देखने को मिला है फॉर द जनवरी और अप्रैल के वायदे में। तो इस तरह से हम लोग को ये स्प्रेड ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स भी देता है, और हम लोग को स्ट्रैटेजी बना करके इसमें ट्रेड करना ज़्यादा चाहिए। अभी हम लोग जानते हैं कि स्प्रेड से मार्जिन बेनिफिट कैसे होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी जैसे स्प्रेड मार्जिन बेनिफिट ऑन इनिशियल मार्जिन एंड कैश मार्जिन एंड एडिशनल मार्जिन, ये तीनों पर होता है। एंड देन इट डज नॉट इंक्लूड ELM मार्जिन, ठीक है। तो स्प्रेड बेनिफिट कैसे होता है, ये फॉलोइंग कंडीशन हैज टू बी मेट, जब भी ये मार्जिन एप्लीकेबल होंगे। पहला, डिफरेंस एक्सपायरी डिफरेंट एक्सपायरी डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेम अंडरलाइंग, जैसे हम लोगों ने अभी बात की थी रिफाइंड सोया ऑयल में डिफरेंट एक्सपायरी मंथ में आपका पोजीशन होना चाहिए, तब जाकर के स्प्रेड मार्जिन स्प्रेड बेनिफिट अवेलेबल होगा। एंड दूसरा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन द कमोडिटी कॉम्प्लेक्स प्रोवाइडेड द condition in the para 2 below are met. Okay, NCCL may provide spread benefit in initial margin across future contract in the commodity complex provided the following conditions are met. First thing, the minimum coefficient of the correlation between the future price of the two commodities 0.90% होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी मिनिमम कोएफिशिएंट बिटवीन द टू कमोडिटीज 0.90 अगर परसेंट हुआ तो ही ये एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। और फॉर इनिशियल margin after spread benefit has been able to cover M2M on at least 99% of the day as per the back testing। हम लोग जब भी बैक टेस्टिंग करते हैं तो स्प्रेड मार्जिन जा करके M2M आपके पास 99% होना चाहिए, तभी जा करके ये एप्लीकेबल होगा या आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। मैक्सिमम बेनिफिट इन द इनिशियल मार्जिन ऑन द स्प्रेड पोजीशन इंडिकेट्स इन द पैरा 1, और ये इस हिसाब से ज़्यादातर हम लोग स्प्रेड ट्रेडिंग करते हैं। ए और बी रेस्ट्रिक्टेड दोनों भी ये 75% होना चाहिए। एंड मैक्सिमम बेनिफिट इन इनिशियल मार्जिन ऑन स्प्रेड पोजीशन इंडिकेट्स इन पैरा 2, ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन 50% तक हम लोग स्प्रेड मार्जिन बेनिफिट मिल सकता है। एंड देन समरी ऑफ द स्प्रेड ट्रेडिंग एंड की टेक अवे, जो अभी तक हम लोगों ने जिस तरह जैसे भी स्प्रेड ट्रेडिंग के बारे में बात किया है उसके अंदर लेस वोलेटिलिटी एज कंपेयर टू द आउटराइट अदर, देयरफॉर लेस रिस्की। यहाँ पे लेस रिस्क है और लेस वोलेटिलिटी है, बिकॉज ये स्प्रेड ट्रेडिंग का बेनिफिट है। सेकेंड थिंग, द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस आर स्मॉल इन कैलेंडर स्प्रेड। प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे लिमिटेड होता है, प्रॉफिट भी लिमिटेड होता है और लॉस भी लिमिटेड होता है यहाँ पे। एंड मार्जिन बेनिफिट आर अवेलेबल विथ विच इज़ गुड फॉर हायर वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड। जैसे
मार्जिन बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है और स्प्रेड ट्रेडिंग करने के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है सभी लोगों को, इसीलिए काफ़ी सारे लोग इंटरेस्ट होते हैं कि स्प्रेड ट्रेडिंग करने में। तो इसी तरह से उनका इम्पैक्ट वॉल्यूम पे भी गिरता है, वो कमोडिटी में लिक्विडिटी वॉल्यूम ज़्यादा होता है। एंड डायरेक्शनल रिस्क इज एलिमिनेटेड, हेंस यू गो कैन फुल ऑन लिवरेज। अभी कोई भी इसमें डायरेक्शनल रिस्क बहुत कम होता है, जैसे अंडरलेइंग में अगर सिंगल पोजीशन बना है तो उसमें डायरेक्शनल रिस्क ज़्यादा होता है, वेयर स्प्रेड ट्रेडिंग में वोलेटिलिटी कम होती है एंड द रिस्क भी कम होता है। तो इसके लिए तो रिस्क डायरेक्शनल में से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी कम होता है यहाँ पे स्प्रेड ट्रेडिंग में, तो इसलिए लिवरेज भी हम लोग इसका ले सकते हैं, लिवरेज लेकर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन मोस्ट केसेस मनी विल बी लॉस्ट इन वन लेग of the spread made in the another leg of the spread। ज़्यादातर केसेस में ऐसे होता है कि एक वन लेग में जो भी हमने को लॉस होता है उसका वो लॉस हम लोग को दूसरे लेग से कवर हो जाता है, देयरफॉर हम लोगों को नो प्रॉफिट नो लॉस में रहते हैं हम लोग, इसको हेजिंग बोलते हैं। एंड देन स्प्रेड ट्रेडिंग का इसी कारण ये रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, रिस्क मिनिमाइजिंग टूल है ये बेसिकली। द मोस्ट मनी विल बी, अगर जिसमें एक लेग में हम लोगों ने लेस जितना लॉस किया दूसरे लेग से हम लोग को प्रॉफिट मिल जाता है, इसलिए हम लोग एक में प्रॉफिट, एक में बाइंग पोजीशन लेते हैं और दूसरे में सेलिंग पोजीशन लेते हैं विद टू डिफरेंट एक्सपायरीज या फिर टू डिफरेंट कमोडिटीज या फिर एक दूसरे का बाय प्रोडक्ट, ठीक है। ये सक्सेसफुल स्प्रेड द गेन इन वन लेग विल ऑब्वियसली आउटवेट द लॉस सस्टेन इन द अदर, जैसे हम लोगों ने अभी बात की थी, राइट। Okay, the calendar spreads are beneficial to trade in case of a upper or lower circuits during the वॉलेंटाइल मार्केट। जब भी मार्केट वॉलेंटाइल होता है तो स्प्रेड ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और क्योंकि एक ही जगह पे मार्केट डायरेक्शनल वे में ट्रेंड लेने के कोशिश में रहता है, या फिर डायरेक्शनल ट्रेंड से हम लोग को स्प्रेड ट्रेड ही बचा सकता है। जैसे हम लोग को कुछ भी न्यूज़ आ गई मार्केट में सडनली, ऑल ऑफ ए सडन, जैसे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आ गया कोई इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में, या फिर तो एक डायरेक्शनल व्यू ले लेता है अंडरलाइंग कमोडिटी, तब हम लोग अगर उस कमोडिटी में स्प्रेड ट्रेड बनाकर रखेंगे तो वो वोलेटिलिटी से हम लोग बच सकते हैं। तो अभी इन्वेस्टर गाइडलाइंस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये हो गया हमारा स्प्रेड ट्रेडिंग के बारे में, स्ट्रैटेजीज के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में और मार्जिन्स के बारे में। अभी हम लोग इन्वेस्टर गाइडलाइन, जैसे आप कमोडिटी में ट्रेड करते हो तो आपको अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे क्या क्या चीज़ें आवश्यकता ध्यान रखनी चाहिए। रीड द सेबी एक्सचेंज सर्कुलर अवेलेबल ऑन द एक्सचेंज वेबसाइट। ओके, पहले तो एक्सचेंज के वेबसाइट में जो एक्सचेंज और सभी के वेबसाइट में जो भी सर्कुलर्स होते हैं वो पढ़ना चाहिए डेली। जब भी डेली, क्योंकि नया अपडेट आते रहता है सभी के वेबसाइट में और एक्सचेंज के वेबसाइट में, तो दोनों भी ध्यान रख करके पढ़ना चाहिए ताकि अपने को ये ट्रेडिंग में बेनिफिट हो जाए, ट्रेडिंग करते समय बेनिफिट हो। ट्रेड ओनली थ्रू द एक्सचेंज रजिस्टर्ड मेंबर, एक्सचेंज के रजिस्टर्ड मेंबर से ही एक अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग करनी चाहिए, और केवाईसी और यूसीसी कोड लेना चाहिए किसी भी तरह से, और इंसिस्ट ऑन राइट एंड ऑब्लिगेशन एंड रिस्क डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। आपका राइट और ऑब्लिगेशन रिस्क डिस्क्लोजर स्टेटमेंट को पढ़ना चाहिए। इंसिस्ट ऑन बिल कॉन्ट्रैक्ट नोट फॉर एवरी सेटलमेंट, जो भी आपका कोई भी सेटलमेंट होता है तो बिल और कॉन्ट्रैक्ट नोट मेंबर के यहाँ से लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। Ensure that the contract note contain all the relevant information such as member registration number, order details, trade note, trade rate, quantity and arbitration clause। ठीक है। क्रॉस चेक द ट्रेड genuineness थ्रू ट्रेड वेरिफिकेशन फैसिलिटी अवेलेबल ऑन एक्सचेंज वेबसाइट। हमारे एनसीडीएक्स के वेबसाइट में ट्रेड वेरिफिकेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, जहाँ पर आप अपना ट्रेड का कोड डाल करके आप अपना ट्रेड वेरीफाई कर सकते हो। पे रिक्वायर्ड मार्जिन एट एंड M2M ऑब्लिगेशन इन टाइम एंड अंडरस्टैंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑन नॉन पेमेंट। और जब भी आप मार्जिन M2M मार्जिन पे नहीं करते हो तो कुछ ना कुछ पेनल्टी लगता है, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड करने के लिए करेक्ट टाइम पर आपको
पेमेंट करना चाहिए एम टू एम का मार्जिन, और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अगर आप नहीं पे करने के उपलक्ष्य में, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, तो आप वो पढ़ सकते हैं, वो पहले से आपको जानकारी होनी चाहिए। बी अवेयर ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद डब्बा ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग डब्बे में काम करते हैं, जैसे बुक में लिखवा लिया प्लस या माइनस, जैसे आप फ्यूचर को देखते हुए करते हैं, तो वो अनऑथराइज्ड ट्रेडर्स होते हैं, जो जहाँ पे जिसको हम लोग डब्बा ट्रेडिंग कहते हैं, वो वहाँ पे ट्रेड करना मना है, और वहाँ पे ट्रेड करने से काफ़ी ज़्यादा रिस्क है पैसे का और सब चीज़ का। और reconcile the statement of transaction from the member and holding statement of the depository participant. Post every transaction in case of any discrepancies, voice the same immediately. आप अपने बैंक स्टेटमेंट एंड मेंबर का स्टेटमेंट को या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का स्टेटमेंट को क्रॉस चेक वेरीफाई करवाना है, रिकंसलेशन करना अति आवश्यक है कि कितना आपने ट्रेड किया है मंथ में, और कितना आपने डिपॉजिट अपने के अकाउंट में है, NERL अकाउंट में, या ENWR कितनी जनरेट करे, वो सारे चीज़ों को एक एवरी मंथ रिकंसलेशन स्टेटमेंट के द्वारा आप जानना आप अति आवश्यक है। इशू अकाउंट पेई चेक डिमांड ड्राफ्ट इन द नेम ऑफ द ब्रोकर एज इट अपीयर्स ऑन द से कॉन्ट्रैक्ट और सिविल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अभी आप किसी के भी अनऑथराइज पर्सन के नाम पे आप चेक इशू नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ सिविल रजिस्ट्रेशन ब्रोकर के नाम पे ही, ऑथराइज पर्सन के नाम पे ही आपको चेक इशू करना है। दिस इज द पीरियोडिकल स्टेटमेंट फॉर अकाउंट ऑफ द फंड्स एंड सिक्योरिटी फ्रॉम द ब्रोकर। Portfolio management services aren't permitted in commodity market. Beware of पार्टिंग फंड्स यूज्ड फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अभी ये तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पहले अलाउ नहीं था, अभी तो सभी ने अलाउ कर दिया है। फंडिंग द अनऑथराइज्ड इंटरमीडियरी आरंट कवर्ड अंडर द सेटलमेंट गारंटी मैकेनिज्म ऑफ द एक्सचेंज, हेंस देयरफॉर। अभी हम लोगों ने जाना है क्या क्या करना चाहिए, डूज जाना है। अभी क्या क्या नहीं करना चाहिए, हम लोग यहाँ देखते हैं कि डोंट डील विद अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरी, जैसे हम लोगों ने बता दिया। डोंट अंडरटेक ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन, वो भी हम लोगों ने बात कर दिया, क्योंकि ये डब्बा ट्रेडिंग में काम नहीं करना चाहिए। डोंट गेट कैरिड अवे बाय द alluring एडवर्टाइजमेंट, रूमर्स, हॉट टिप्स और एनी प्रॉमिस ऑफ एश्योर्ड रिटर्न्स। कोई भी एश्योर्ड रिटर्न्स, कोई भी ट्रेड करने पर आपको एश्योर्ड रिटर्न्स आते हैं, तो उसको देख करके हमको ट्रेड या फिर पोजीशन लेना नहीं चाहिए। डोंट स्टार्ट ट्रेडिंग बिफोर understanding risk disclosure clause. Don't accept undersigned duplicate contract note. Don't fall prey to the market rumors. हम मार्केट के रूमर्स को कोई भी बोलते हैं कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे चला जाएगा, आप ये पोजीशन ले लो, वो ये कॉल्स आते रहते हैं हमको, हम लोग एडवाइजरी देंगे, ये देंगे, तो उन कॉलम से हमको बचना है। हम लोग को अपना ध्यान लगाकर हमारा खुद रिसर्च करके हम लोग को ट्रेड करना है, ठीक है। डोंट लेट द रिस्क अगेंस्ट पोजीशन accumulate beyond your capacity to bear। जितना हमने को पोजीशन, जितना अपनी कैपेसिटी है, जितना हम लोग पैसे लगा सकते हैं, जितना उतना ही ट्रेड करना चाहिए। एक्सेस अमाउंट लेकर के हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए। डोंट सिंपली गो बाय एन explicit implicit promises made by the analyst, pro advisor or experts. Don't miss on making keeping track of your financial and contractual obligation against your position. Don't go by the report prediction made by the various prints and electronic media. वेल थैंक यू। हम मैंने अपना वेबिनार कंप्लीट किया है। अगर आपको किसी भी को भी कोई भी क्वेश्चंस हो तो कृपया करके अपने Q&A सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए।
मैं देख सकता हूँ कि कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं आया है अभी तक। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस चाहिए आते हैं बाद में, तो आप हमको एनसीडीएक्स को या आस्क को कॉल करके बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। थैंक यू सो मच।